आप 2023 में वेब डेवलपमेंट कैसे सीख सकते हैं? आखिर वेब डेवलपमेंट में क्या-क्या टेक्नोलॉजी यूज़ होती है? क्या-क्या चीज़ें उसके अंदर इंपॉर्टेंट होती है और क्या-क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए अगर आप सीखना चाहते हैं? क्या ये वेब डेवलपमेंट बहुत मुश्किल है? आज मैं एक ऐसे शख्स के साथ बैठा हूँ जिसको 8 साल का एक लॉन्ग डाइवर्स एक्सपीरियंस है, उससे हम लोग बहुत सारी इनसाइट लेने जा रहे हैं इंडस्ट्री के ऊपर, क्या-क्या चीज़ें होती हैं, किस तरीके से सब पे एक बहुत डिटेल वीडियो होने जा रही है। आप वीडियो के जरिए सब पे आज बात करेंगे। तो आज हमारे साथ अमित सर है और अमित सर जो है पहले मैं थोड़ा सा उनको इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ कि उनको 8 साल का लंबा डाइवर्स एक्सपीरियंस है, काफ़ी उन्होंने अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ पे काम किया, अलग अलग कंपनी में सर्व किया है। तो आज सर सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम लगाया अपने बिजी शेड्यूल से, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं बताता हूँ कि अमित सर ने बहुत ही अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ पे काम किया है, लेकिन स्पेसिफिकली उनकी जो एक्सपर्टाइज है या फिर जो उनकी एक एक्सपर्ट डोमेन है वो वेब डेवलपमेंट में, उसमें वो बैकएंड भी देखते हैं, फ्रंट एंड भी देखते हैं, अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ है। तो हम आज एक ऐसे लोगों के साथ आज बात करने जा रहे हैं कि जिनको काफ़ी एक्सपीरियंस है, तो जो फ्रेशर अभी हमें सुनना चाह रहे हैं या फिर जो और लोग देख रहे हैं उनको पूरा एक गाइडेंस जो है वो अमित सर आज करेंगे। तो अमित सर बहुत शुक्रिया आपका कि आप इस पॉडकास्ट में आए। तो मैं बात का थोड़ा सा स्टार्ट करना चाहूँगा। तो अमित सर आप मुझे थोड़ा सा ये बताइए कि आज जो कोई स्टूडेंट है स्कूल में या यूनिवर्सिटी में या फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, वो ही सोचता है कोडिंग बहुत मुश्किल है, कोडिंग एक ऐसी चीज़ है जो कि सीखी नहीं जा सकती। तो इस पर थोड़ा सा मुझे लाइट दीजिए कि आखिर कोडिंग को सीखने का सही तरीका क्या है। हम लोग वेब डेवलपमेंट पे आएंगे, लेकिन इन जनरल अगर कोडिंग को देखें तो कोडिंग का सही तरीका क्या है सीखने का? कोडिंग का बेसिकली जो सही तरीका है फंडेड, पहले तो हमें यूज़र्स को ये मालूम होना चाहिए कि हमारी जो भी डिज़ाइन कर रहे हैं, जो भी डेवलप कर रहे हैं, पहले उसका एक्चुअल यूआई क्या है बेसिकली। उसी बेस पे हमारा फ्रंट एंड डिसाइड होता है, फ्रंट एंड के बेस पे हमारा बैक एंड डिसाइड होता है। बैक एंड में हम उन चीज़ों को यूज़ करते हैं जो क्विक रिस्पॉन्स करते हैं, मतलब इस पर एक्टिविटी जल्दी हो, यूज़र फ्रेंडली हो, और प्लस डिज़ाइन के साथ साथ क्योंकि जो भी होगा फ्रंट एंड अगर यूआई आपका प्रेजेंटेबल नहीं होगा तो फ्रंट एंड आपको किसी भी पार्ट को भी दिखेंगे या कोई भी यूज़र, क्योंकि मल्टीपल मिलियंस ऑफ यूजर्स पे आएंगे तो उन चीज़ों को देखेंगे कि वो उनके यूआई बेस्ड अगर समझ नहीं आएगा तो बार बार से क्रॉस क्वेश्चन करेंगे, प्लस बार बार इंक्वायरी जनरेट होंगी। तो इसलिए फ्रंट एंड में जो भी डेवलपर्स हैं पहले उनको ये देखना चाहिए कि हमारी यूआई सही है कि नहीं। अगर यूआई सही है फिर कलर कॉम्बिनेशन, फिर अदर पार्ट आता है, फिर फ्रंट एंड अगर उनका कंप्लीट होता है फिर बैकएंड में उसी की बेस पे उनको डिस्प्ले होता है कि तो बैकएंड में आपको उनको डेटाबेस यूज़ करना होगा। डेटाबेस में मैं बेसिकली MySQL यूज़ करता हूँ, तो SQL भी यूज़ कर सकते हैं। बस सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट होता है डेटाबेस में जो भी स्ट्रक्चरिंग है, टेबल का स्ट्रक्चर है, वो इंटरकनेक्टेड होना चाहिए एक दूसरे से, ये भी, और रिडंडेंसी नहीं होनी चाहिए डेटाबेस में कि इस पे ये आ रहा है, इस पे वो आ रहा है, नहीं, मतलब एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट होता है। और फिर आज की करंट टेक्नोलॉजी में API सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट में यूज होती हैं। API बेसिकली ये होता है कि आपका वेब एंड ऐप आप एंड्रॉयड यूज़ करो चाहे सभी से कनेक्टिविटी परफॉर्म करता है। प्लस सिक्योरिटी लेवल अब मार्केट के हिसाब से बहुत बढ़ गया है, इसलिए हम REST API या जेसन वेब टोकन इन सब के पार्ट को यूज़ करते हैं। लेकिन फ्रेशर डेवलपर्स है तो पहले उनको डेटाबेस के बारे में एक स्ट्रक्चर नॉलेज, एक नॉर्मल नॉलेज चाहिए कि हमारी SQL यूज़ करें, MySQL यूज़ करें, उस पर क्वेरी क्या है, और प्लस फ्रंट एंड में जो हमारी चीज़ें आ रही हैं उसके हिसाब से किस हिसाब से उसको बनाना है। तो इन सब चीज़ों को, प्लस अगर कोई डेवलपर स्टार्ट करता है तो पहले से उसको HTML के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। HTML टैग्स क्या होते हैं, मोबाइल रिस्पॉन्सिव कैसे होता है, मेटा कीवर्ड्स मेटा टैग्स में भी, और जो हम UTF-8 क्यों यूज़ करते हैं, W3s क्या है, मतलब W3s जो वेब बेस्ड चलते हैं उसका मतलब क्या है, ये कोई कंपनी है जो भी अगर वो डेटाबेस भी यूज़ कर रहा है तो हर एक बार पता होता है PHP मैडम क्या है। तो इन सब के बारे में जी, वो अमित सर आपने बहुत ही अच्छे तरीके से मुझको एक इनिशियल स्टार्ट किया। हालांकि क्योंकि आपका 8 साल का एक बहुत लंबा एक्सपीरियंस है तो फिर आपको सारी चीज़ों पे एकदम एक्सपर्ट कमांडमेंट है। लेकिन अगर कोई एक नया बंदा है तो फिर वो कंफ्यूज सा हो जाएगा कि यार फ्रंट एंड देखूँ, बैक एंड देखूँ या फिर डेटाबेस देखूँ। लेकिन आपने मुझे बताया कि स्टार्टिंग HTML से करो, फिर CSS लो, फिर धीरे धीरे जो है वो इंक्लिनेशन की तरफ चलो। बिल्कुल सही। सर मैं ये पूछना चाहूँगा कि क्या कोई अगर सीखना चाहता है वेब डेवलपमेंट तो सही तरीका किताबों का सहारा लेना है या फिर ट्यूटोरियल्स का सहारा लेना है या फिर किसी कोचिंग के अंदर जाना है? क्या सही पाथवे होना चाहिए? वो कैसे एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में ये चीज़ें सीख सकता है?
देखिए असल में मार्केट में तरह तरह के एक्सेस रिसोर्सेज हैं आपके, इसमें ज़्यादातर लोग ट्यूटोरियल्स बेस्ड चीज़ें पढ़ते हैं, जैसे वीडियो हो गया, डॉक्यूमेंटेशन हो गया। हर कंपनी हर जो जैसे HTML हो, जावास्क्रिप्ट, CSS, उसका एक डॉक्यूमेंटेशन बना के रखती है। जैसे अब एडवांस में हम CSS में यूज़ करें तो बूटस्ट्रैप यूज़ होता है हमारा, बूटस्ट्रैप CSS में भी यूज़ होता है, और जो तो उसमें बूटस्ट्रैप की अलग अलग टेक्नोलॉजीज यूज़ हो रही है, उनसे आप पूरी चीज़ों के बारे में जान सकते हैं, क्योंकि थीम भी जो बन के आ रही है वो इसी बेस पे आ रही है। तो बेसिक चीज़ें हम वहीं से ही ले सकते हैं उनको। बाकी HTML टैग्स को आप जावा ट्यूटोरियल पॉइंट से ले सकते हैं, W3 स्कूल्स भी बहुत समय से चल रहा है, आप वहाँ भी जाकर के उन टैग्स के बारे में एज ए एक्सप्लेन पढ़ भी सकते हैं, उनके बारे में रीड कर सकते हैं। लेकिन आपकी डे बाय डे जो प्रैक्टिस होगी वही आपको एग्जैक्ट बताएगी कि प्रॉपर ये वर्क क्यों कर रहा है। सही, मतलब बहुत ही आपने एकदम डिटेल में बात बताई। हाँ प्लीज कुछ कह रहे थे, कंटिन्यू। अगर आप स्टेप बाय स्टेप उसको करते जाएंगे तो उससे आपको ये पता लगा इससे ये होता है, इससे वो होता है, ये क्यों यूज होता है, क्योंकि हर एक टाइप का अपना एक मतलब होता है, हर एक टाइप का अपने एक एट्रीब्यूट, एक प्रॉपर्टी होती है। जब आप उनको यूज करने प्रॉपर्टी यूज करना स्टार्ट कर देंगे, जब आप इस पर कन्फर्म हो जाइए, फिर एक बेसिक थीम लीजिए। बूटस्ट्रैप थीम्स होती हैं, नॉर्मल आपको टेम्पलेट मिल जाएंगे, बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे भी होंगे बेसिक टेम्पलेट्स, वो आपको मिल जाएंगे। उन टेम्पलेट्स को रीड करिए, उनमें jQueries जो ऐड की गई हैं और जो उसमें जावास्क्रिप्ट ऐड किया गया है वो देखिए कैसे आपसे हो गया, उनकी लाइब्रेरीज देखिए कैसे कॉल होती है, कौन सा वर्जन है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हमारी थीम तो हम लेते हैं, समय के हिसाब से उस थीम को जब नेक्स्ट ईयर हम चलाना चाहते हैं तो पता चला कि हमारे में ये आइकन नहीं आ रहा है, वो आइकन नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि आपने बूटस्ट्रैप जो लिया था लोअर वर्जन का था, अब वो URL पे अब चेंज हो गया है हायर वर्जन का, तो आपके आइकन्स इनसे भी डिफर करेंगे। तो आइकन्स का सबसे बड़ा बूटस्ट्रैप में ऑप्शन यूज होता है फॉन्ट ऑसम आइकन्स। तो ये फॉन्ट ऑसम आइकन्स, इनमें आइकन्स जनरेट होते हैं, इससे आपका स्पीड, वेबसाइट भी स्पीड रहती है। क्योंकि पहले हम लोग यूज़ करते थे इमेजेस, JPG, GIF, मतलब इस टाइप की इमेजेस, लेकिन उनको भी अब की आज की टेक्नोलॉजी ने उनको कहा ये आपको नहीं यूज़ करनी है, आप हद से JPG बैनर साइज यूज़ करिए। अगर आपको वैसे यूज़ करना है कि मोबाइल पे भी सही दिखे, उस पर भी सही दिखे, तो आप SVG यूज़ कर सकते हैं। SVG है, वेब ऐप आपकी गूगल लेके आया हुआ है इनको कि आप इसको लॉन्च करिए, कम यूज़ करेंगे। SVG में इसका फ़ायदा ये है कि आप उसमें कलर भी चेंज कर सकते हैं, तो इससे आपको अलग से कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी नहीं लगानी है। सही, मतलब सर इतना ज़्यादा जो बारीकियाँ हैं, ये सिर्फ कोई एक्सपीरियंस आदमी बता सकता है जितना आपने ये चीज़ें बताई। तो सर मैं एक और चीज़ पूछना चाहूँगा कि जब आप पहले ना आपने काम शुरू किया होगा, आपका पहला साल होगा या फिर आप एकदम फ्रेशर होंगे, तब में और अब में काफ़ी फ़र्क है, काफ़ी वास्ट डिफरेंस है। तो फिर ये क्या जो इंसान है ओवर द टाइम सीखता है, यानी कि वक्त के साथ सीखता है, या आप पहले ही सब कुछ पढ़ के आए थे और आपने कहा था नहीं पहले ही सब कर दूंगा, क्या सिस्टम रहता है? पहले जब भी मैंने बेसिक स्टार्ट किया था तो मैंने HTML CSS को पहले रीड करना शुरू किया था, पढ़ना शुरू किया था, थोड़े छोटे छोटे फॉर्म्स बनाए थे, फिर एक पेज बनाया था, पेज बना के 5-6 पेजेस को बनाया, लिंकिंग किया, क्योंकि लिंकिंग आपको इम्पॉर्टेंट होती है, वो हर जगह यूज ही होती है एक पेज से। फिर मैंने थीम्स देखी और बहुत सारी वेबसाइट देखी कि किस बेस पे कैसे कैसे काम करती हैं, तो फ्रंट एंड ही पार्ट देखा, बैक एंड मुझे नहीं पता था। अच्छा। फिर बैकएंड में आया कि अगर हमें बैकएंड को किसी को कॉल करना है तो इसका मतलब हमें डेटाबेस की चाहिए होगी। डेटाबेस के लिए बैकएंड में एक नॉलेज होता है जो पर्टिकुलर डेटाबेस को रीड करके उस डेटा को हमारे फ्रंट एंड पे भेजता है, तो उसके लिए हमें फ्रेमवर्क की जरूरत पड़ी, क्योंकि SQL से हम किसी को डायरेक्टली उठा के उस पर नहीं ऐड कर सकते, इसके लिए हमें फ्रेमवर्क की जरूरत पड़ती है। तो फ्रेमवर्क में हमने PHP के फ्रेमवर्क यूज़ किए, जैसे हो गया वर्डप्रेस, ड्रूपर, और भी तरह तरह के फ्रेमवर्क्स होते हैं। आप जैसे पहले आपका यूज़ होता था जुमला यूज़ होता था, तो ये, लेकिन ये कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। कोर फ्रेमवर्क में आपके आते हैं जैसे CI हो गया, लारावेल हो गया, मतलब ये आपके PHP के फ्रेमवर्क थे, क्योंकि मैंने PHP पे काम किया हुआ है, इसमें PHP ज़्यादातर आपको बता सकता हूँ। अब जो लेटेस्ट में आपके करंट टेक्नोलॉजी में आ रहे हैं, आपके Vue.js है, React.js है, Node.js है, मतलब फ्रंट एंड पार्ट में, और काफ़ी इसमें कैरियर बेस्ड भी हैं। तो अगर आप रिएक्ट में भी अपने को, अगर जावास्क्रिप्ट आपकी क्लियर है, आपको अच्छा आता है, तो रिएक्ट भी आपके लिए काफ़ी हैंडी होगा। सही। तो इसीलिए आप ये सब चीज़ें, तो फ्रंट एंड जो फ्रेशर्स हैं, पहले तो फोकस करें आपके जो नॉर्मल HTML हैं, CSS, जावास्क्रिप्ट, अगर ये उनको क्लियर है माइंड में, तो एक थीम्स को रीड करें, थीम्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्योंकि कभी कभी उनको ये पता नहीं था, एक बेसिक थीम्स को बताया जाए उसमें कितने पेजेस होते हैं,
तो बता भी नहीं पाएगा। इसलिए थीम्स को अगर आप थीम के बेसिक पेजेस होते हैं, आपका होम हो गया, अबाउट अस हो गया, सर्विसेज हो गया, ब्लॉग हो गया, कंटेंट पेज, 4-5 पेजेस होते हैं। इसी भी कोई भी वेबसाइट रन करती है बेसिकली। तो पहले स्टार्टिंग में इतने ही पेजेस बनते हैं, उसके बाद लोग पैनल्स बनाते हैं। पैनल हो गया कि एडमिन पैनल होगा कि कस्टमर पैनल होगा। कस्टमर पैनल में एडमिन पैनल हाइड रहता है, वो सिर्फ हम अपने पर्पज से रखते हैं, उसको कभी भी क्लोज नहीं करते। पार्टनर पैनल रहता है, पार्टनर पैनल में क्या होगा कि वो रजिस्टर करेगा, उसका एक लॉगिन मिलेगा, लॉगिन ऑथेंटिकेशन होगा तो रजिस्टर जाएगा। और इसमें जैसे अपने यूजर ने आपने वेबसाइट बना ली, सब कुछ बना लिया, उसमें डेटाबेस से लिंकिंग भी कर ली, लेकिन यूजर की रिक्वायरमेंट होती है हमने रजिस्टर तो किया, हमें मेल क्यों नहीं मिला, तो उसके लिए उनको SMTP सर्विसेज के बारे में जानना पड़ेगा। हर एक डोमेन, क्योंकि ये वेबसाइट जब आपकी ऑनलाइन होगी तो उस पर मेल से रिक्वायरमेंट होगी, इसीलिए SMTP सर्विसेज चलानी होती है। उसके लिए डोमेन ऑथराइजेशन से वहाँ पे जहाँ पे होस्टिंग करते हैं उस पर SMTP रिक्वेस्ट, SMTP रिकॉर्ड्स ऐड कराने पड़ते हैं आपको अपने सर्वर्स पे, वो वेरीफाई होंगे आपके डोमेन से, तब वो पर्टिकुलर मेल आपके इनबॉक्स में उसमें रीड करेंगे। उसके लिए भी अगर आप G Suite प्लान, मल्टीपल चीज़ होती है, G Suite प्लान हो वो आप यूज़ कर रहे हो, या तो माइक्रोसॉफ्ट कोई सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं वो, तो उसी के रिगार्डिंग हम उनके रिकॉर्ड्स भी ऐड करते हैं जो हमारे होस्टिंग्स। अगर आप होस्टिंग करनी है तो आप होस्टिंग कंपनी से कह देंगे कि हम ये सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं Gmail से, तो Gmail के रिकॉर्ड्स आप ऐड कर दीजिए। Gmail के 5 रिकॉर्ड्स होते हैं जो अलग अलग पैरामीटर्स पे चलते हैं, वो आप 5 रिकॉर्ड ऐड होने के बाद फिर आपकी SMTP सर्विसेज होके आती हैं। अब अगर आपको इतना नहीं पता है तो बस आप वो वहाँ की जो कंपनी के जहाँ से वो होस्टिंग प्रोवाइडर है उनसे सिर्फ कॉन्टेक्ट करिए, वो आपको प्रोवाइड कर देंगे पूरी इन्फॉर्मेशन। बाकी आप ऑनलाइन जाके भी SMTP रिकॉर्ड के बारे में पूरा रीड कर सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग एक्सप्लेनेशन सर, मतलब आपने A to Z बहुत ही ज़बरदस्त एक्सप्लेनेशन दी। आपने कुछ पॉइंट्स उठाए तो मैं उसको कुछ सवाल करना चाहूँगा। पहला सवाल ये है कि मुझे बड़ा इस चीज़ में इंटरेस्ट आता है कि ये जो OTP है, वन टाइम पासवर्ड है, अब ऐसा तो नहीं कि कोई बैठा रहता है और वो कोड भेजता है और हम उसको करते हैं। थोड़ा कॉन्सेप्ट समझाइए कि आखिर ये OTP कैसे जनरेट होती है और फिर वो कैसे सिस्टम रहता है, क्या बैकएंड पे क्या काम हो रहा होता है OTP में? OTP बेसिकली क्या होता है कि जब भी कोई यूज़र रजिस्टर करता है तो पहले हम वेरीफाई कर में जेन्युइन यूज़र है कि नहीं है, या वेरीफाइड यूज़र है कि नहीं है, मतलब यूनिक यूज़र है या ऐसे वैसे किसी ने भी कर लिया। तो आई मीन थ्रेड्स को कंप्लीट कम करने के लिए कि हम जो भी हमारे उस पर पैनल पे आए रजिस्टर करें तो हमारा यूनिक यूज़र हो, मतलब जिससे हम कांटेक्ट कर सकें। सही। तो उसकी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन को अपने तक रखने के लिए हम उसको OTP वेरिफिकेशन ऑप्शन वन टाइम पासवर्ड के लिए उसके लिए यूज़ करते हैं। वो जानना कैसे है सर, थोड़ा बताइए। वो टेक्नोलॉजी बेसिकली इस पे बेस्ड होती है कि जब भी कोई यूज़र ईमेल आईडी अपनी फ़ोन नंबर डालता है तो उसको हम SMS गेटवे यूज़ करते हैं इसके लिए। अच्छा। SMS गेटवे में ये वेरीफाई करता है कि फ़ोन नंबर वैलिड है कि नहीं वैलिड है। अगर वो वैलिड होता है तो SMS API एक्टिवेट होती हैं और जो हमने मैसेज पे सेट किया हुआ है, तो हर एक कंपनी एक सेंडर आईडी जनरेट करके देती है, वो यूनिक होती है। सेंडर आईडी नहीं की तो वो हम API में अंदर ही पास करते हैं। तो जब वो फ़ोन नंबर डालता है तो सेंडर आईडी से मैच करता है किस कंपनी का सेंडर आईडी है, और प्लस अगर उनकी API के थ्रू अंदर रूट करता है तो वो बोलता है हाँ ये यूज़र, फिर उनके ब्रॉडकास्ट चैनल पे जाता है वो नंबर फिर वेरीफाई होता है कि हाँ ये नंबर यूनिक है, तब वो एक OTP जनरेट करते हैं। सही। और सर क्या वो जो OTP जनरेट होता है क्या वो कोई रैंडम वैल्यूज होती है, कोई एल्गोरिथम या पैटर्न होता है जिसके थ्रू वो OTP जो है वो जनरेट होता है, और क्या रहता है सिस्टम? वो रैंडम नंबर्स होते हैं, उसमें हम डिजिट सेट करते हैं। 4 डिजिट का रखना है, 6 डिजिट का सबसे सिक्योर होता है 6 डिजिट का, क्योंकि वो कभी भी मैच नहीं करेगा, और बार चेंज होता रहता है। और नंबर इसलिए होता है वो इजीली हैंडल हो जाता है, तो उससे जिस लोगों को परेशानी ना हो डालने में। तो OTP हम 2 टाइप से भी वेरीफाई करते हैं, एक तो मेल पे भेज करके और एक मोबाइल पे भेज करके। इससे क्या होता है कि अगर यूज़र उसी समय मान लो नेटवर्क कवरेज से या होगा उसका प्लान चल रहा, मतलब नेट प्लान एक्टिवेट हो तो उसमें भी नेट से भी कर सकता है। सही। तो उसमें क्या होता है हमें एक जेन्युइन यूज़र मिलता है, और OTP का प्रोसेस क्या होता है जब वो एक OTP जनरेट करता है तो हमारे डेटाबेस में भी सेव होता है। सही। तो वो डेटाबेस एक OTP हमारे डेटाबेस से होता है, एक हम तक मिलता है। जब हम उसको OTP डालते हैं तो हमारे डेटाबेस से मैच करता है कि ये यूज़र ये रजिस्टर नंबर वही है जिसका OTP अभी रिसेंटली आया हुआ है। तो मैच करके तब वेरीफाई होता है कि हमारे
रजिस्टर सक्सेसफुली। ग्रेट इन्फॉर्मेशन सर, बहुत ही ज़बरदस्त आपने बताया। अगली क्वेश्चन पे मैं एक और चीज़ पूछना चाहूँगा। कुछ लोग का ये डाउट है, जब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग या फिर ये जितना भी AI या डेटा साइंस की सब डोमेन से ये आ गई हैं और बहुत ज़्यादा चर्चा में है, चर्चा का विषय है, बहुत ज़्यादा बातचीत की जाती है, क्या इसके आने से वेब डेवलपमेंट कम तो नहीं हो जाएगा या फिर वेब डेवलपमेंट में कभी जॉब्स में कमी तो नहीं आ जाएगी? क्या वेब डेवलपमेंट की मार्केट इफेक्ट तो नहीं जाएगी? इस पर थोड़ा सा कंपैरेटिव स्टडी मुझे बताइए, क्योंकि इसका बहुत हो रहा है और काफ़ी लोग जो वेब में जाना भी चाहते हैं लेकिन सोचते हैं यार इसमें पैसा नहीं है, इसमें फ्यूचर नहीं है, इसमें स्कोप नहीं है, उस पर थोड़ा सा करना है। देखिए, ऐसे में वेब डेवलपमेंट कभी भी कमज़ोर नहीं हुआ है, अब उसको थोड़ा एडवांस लेवल पे आने में और अच्छा मौका मिला है AI की वजह से। AI की वजह से पहले वो कुछ चीज़ें फंक्शनलिटी वो कर नहीं पा रहे थे, उसके लिए अदर उनको मशीन टूल्स या अदर फ्रेमवर्क्स की जरूरत पड़ते थे जो वेब के साथ कंपेटेबल नहीं होते थे। मशीन के जैसे Django उन्होंने लेके आए, मशीन के साथ कंपेटेबल बनाया, लेकिन उतना फ़ायदा उनको नहीं मिला। जैसे अभी बहुत सारी डेयरी फार्म्स हो गई, बहुत सारी इंडस्ट्रीज हो गई जो उसके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं मशीन्स के साथ, लेकिन उनको ये हो रहा है कि वो सॉफ्टवेयर नहीं बना पा रहे उसके लिए। तो AI ने ये अपॉर्चुनिटी दी है कि आप मशीन को भी इंटीग्रेट कर सकते हैं अपने सॉफ्टवेयर के साथ, तो इससे वेब को और भी सपोर्ट मिला है। अच्छा। Node.js अब इसमें सबसे एडवांस लेवल पे चल रहा है। Node.js ने React को भी ऐड किया हुआ है। Node.js किसी भी एप्लीकेशन के साथ हैंडल हो जाता है, चाहे आपका AI हो, AI के साथ भी कंपेटेबल। Node.js एक वेब फ्रेमवर्क है या फिर कोई लैंग्वेज है? Node.js एक लैंग्वेज है। अच्छा। Node.js एक लैंग्वेज है जो क्या कहते हैं API, जो अगर हम कोई भी API बनाते हैं तो किसी फ्रेमवर्क पे बनता है। अच्छा। तो Node.js एज ए फ्रेमवर्क है। अच्छा। जिसमें हम APIs भी बना सकते हैं। PHP भी एक फ्रेमवर्क है जिसपे हम APIs बनाते हैं, और आपका SQL.NET मतलब जो शीशा में यूज़ करते हैं उस पर भी यहाँ की मैक्सिमम APIs होंगी मेडिकल की, उसी पे चल रही है। सही। तो ये सब चीज़ें हम लोग, लेकिन हमको ऐसी चीज़ चाहिए थी जो क्विक हो, रिस्पॉन्स हो, फ्रंट एंड हो और प्लस जल्दी आंसर दे, क्योंकि हम लोग की जो पहले एप्लीकेशन होती थी उस पर रिस्पॉन्स जाता था, रिक्वेस्ट जाता था, थोड़ा टाइम लेता था, उसके बाद आता था। मतलब वेब बेस्ड ना होकर बैक एंड बेस्ड जाता था। सही। तो अब क्या होता है, फ्रंट एंड बेस्ड हो गया। फ्रंट एंड बेस्ड क्या है कि क्विक रिस्पॉन्स आपको मिलता है, बहुत फास्ट हो गई चीज़ें। रिएक्ट ने उसको फास्ट किया, लेकिन AI ने क्या किया, उसको और अच्छा कर दिया। अच्छा। AI ने क्या किया कि जो हम बारीकियाँ कहीं, जैसे हम कोई एक्यूरेसी निकालना चाहें उसकी एक्यूरेसी हम टोटल फाइंड आउट नहीं होती थी। जैसे अभी आप मिल्क में कोई इम्प्योरिटीज़ है या प्योरिटीज़ है उसको कैलकुलेट करना चाहें तो पूरी तरह कैलकुलेट नहीं होती थी, लेकिन AI ने बहुत सारी फैसिलिटीज है जिससे पर्टिकुलर माप, जिससे पर्टिकुलर बैलेंस या पर्टिकुलर यूनिटी क्या है वो सब निकालने की उसमें कोशिश की उसमें। सही, मतलब आप मेनली ये कह रहे हैं कि AI के आने से वेब डेवलपमेंट कम नहीं बल्कि और ज़्यादा आगे गया है और ज़्यादा उसको सपोर्ट किया है। बिल्कुल बिल्कुल सही सर। हम लोग अब वीडियो को बस रैप अप करने की तरफ चलते हैं। मुझे आप ये बताइए कि अगर कोई फ्रेशर है जो कि अपनी डिग्री या यूनिवर्सिटी कंप्लीट कर चुका है और वो जॉब की तरफ जाना चाहता है, तो फिर एक वेब डेवलपमेंट के इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए उसको क्या क्या चीज़ें बेसिक, जाहिर सी बात है जितना आपको आता है वो तो फर्स्ट डे किसी फ्रेशर को नहीं आ सकता, लेकिन बेसिक उसको क्या क्या आना चाहिए कि भाई वो इंटरव्यू क्रैक करके एक फ्रेशर जॉब ले सके। उसके लिए थोड़ी सी मुझको बस टेक्नोलॉजी कौन कौन सी आनी चाहिए और कितना उसको काम आना चाहिए, इस पर थोड़ा सा बता दीजिए। जैसे पहले उसने अपना बीटेक या कोई भी मास्टर डिग्री क्लियर की है तो उस जॉब के रिगार्डिंग उसको सर्च करने मार्केट में क्या करना चाहता है। पहले तो उसका माइंड सेट होना चाहिए कि उसको किस में फोकस करना है, कि उसको डेवलपमेंट में फोकस करना है कि किसी अदर पार्ट में। अगर डेवलपमेंट में फोकस करना है, डेवलपमेंट के पैरामीटर्स होते हैं, पहले अगर वेब डेवलपमेंट करना है तो उसको HTML CSS जावास्क्रिप्ट ये क्लियर होना चाहिए, क्योंकि जावास्क्रिप्ट और HTML CSS हर जगह यूज होगी, चाहे फ्लैटर पे काम करना चाहिए अगर, क्योंकि पहले ही आपको लॉजिक UI का क्लियर नहीं होगा तो आप नहीं कर सकते। उसके बाद जब आपके ये क्लियर कर लें तो उसके बाद रिएक्ट आप सीख सकते हैं। रिएक्ट में HTML CSS जावास्क्रिप्ट होता है, इससे आपको हेल्पफुल हो जाएगा। तो रिएक्ट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर भी जाकर के आप आराम से एक एक चीज़ें स्टेप बाय स्टेप सीख सकते हैं। लेकिन जितना भी ये नहीं कि आपने 3-4 दिन पढ़ा उसको फिर कैसे सोचा और पढ़ लें, नहीं, जितना पढ़ लीजिए उसी के रिगार्डिंग प्रैक्टिकल्स कर लीजिए, क्वेश्चंस लगा लीजिए और उसी के बीच इंटरव्यूज क्वेश्चन भी क्या क्या क्वेश्चन करेंगे वो नोट डाउन कर लीजिए कि हाँ मेरे क्वेश्चन से क्लियर हो गए। अब अगले क्वेश्चंस और भी ऐड कर लीजिए जिससे हमें ये पढ़ना है, और जो भी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना है, चाहे रिएक्ट का पढ़ना हो, चाहे नोट का पढ़ना हो और चाहे HTML CSS का, स्टेप बाय स्टेप पढ़िए जिससे आपकी प्रॉब्लम से जैसे कंप्लीट हो। एक प्रोजेक्ट करिए फ्रेश अपना, पूरी चीज़ उसमें ऐड करिए,
कार्ड ऑपरेशन लगाइए, जो भी आपको कुछ चीज़ें पता है वो लगाइए, उस पर एक्टिविटी करिए। जब आपका एक कंप्लीट प्रोजेक्ट जैसा भी आप जानते हो एक कंप्लीट प्रोजेक्ट हो जाए तो उसको कंप्लीट करके किसी जो भी आपके सीनियर्स हों उनको दिखा करके आप एक ओवरव्यू ले सकते हैं कि यार सर सही है क्या, कोई मॉडिफिकेशन मुझे बता दीजिए। क्योंकि जब तक आपको चैलेंज नहीं मिलेंगे, जब तक आपकी गलतियाँ नहीं होंगी, तब तक आप कभी कुछ डेवलपमेंट में नहीं आ पाएंगे। इसलिए स्टेप बाय स्टेप करते जो रहिए, प्रैक्टिस ही बेस्ट। ज़बरदस्त सर, मतलब बहुत ही आपने अमेजिंग तौर पे बता दिया। और आप लोग भी जितने भी लोग भी सुन रहे होंगे, आप सुन सकते हैं कि मतलब एक एक्सपीरियंस्ड आदमी कितना ज़्यादा एक्सेल कर लेता है चीज़ों को लेके। ये सर की जितनी भी टीचिंग्स है ये आपको एक वीडियो के फॉर्मेट में मिल रही है, वो भी इतने 8 साल में जो सारी चीज़ें की हैं, सीखा है सारी चीज़ें अपनी गलतियों से, अपने अचीवमेंट सब कुछ जो सीखा है वो आपको एक वीडियो में मिल रही है। तो सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप अपना टाइम जो है वो दे रहे हैं। बस मैं लास्ट में आपसे बस एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि मैंने काफ़ी देखा है कि जो गवर्नमेंट की वेबसाइट्स होती है उनकी जो UI होती है वो बड़ी पुरानी सी या बहुत ही ओल्ड फैशन टाइप की होती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा मतलब वो लोग क्यों नहीं कुछ उसमें नए डेवलपमेंट्स या फिर नए इंप्रूवमेंट्स या UI को इम्प्रूव करते? इससे क्या वजह है गवर्नमेंट वेबसाइट्स में जो मैंने जनरली देखा है? जी बेसिकली असल में उनका क्या होता है, उनका बैकएंड पार्ट बड़ा ही स्ट्रॉन्ग होता है और ज़्यादातर डॉटनेट बेस्ड होता है। बेसिकली डॉटनेट पे ज़्यादातर काम होता है। उनके यहाँ क्या कहते हैं, बेसिकली जो कंपनीज होती हैं ये आपकी जो कंपनीज होती है तो वो अब एज ए टेंडर होता है, मतलब टेंडर होता है। जी जी। तो उन्हीं को ज़्यादातर लेते हैं, जैसे जो सरकारी कंपनियों के ये सरकारी गवर्नमेंट की साइट्स को सिर्फ हैंडल करते हैं। अच्छा। सिर्फ वही उन्हीं को मिलता है। अच्छा। तो जितना भी क्योंकि उनका डेटा जो होता है बड़ी सिक्योर लेवल पर होता है, तो किसी भी कंपनी के साथ शेयर करने से पहले उसका बैकग्राउंड पूरा जानना जरूरी होता है। तो इससे किसी कंपनी की जल्दी टच में नहीं आते हैं। तो उनके यहाँ बेसिकली क्या होता है, UI का ज़्यादा फोकस नहीं करते। वो ज़्यादातर उनका जो भी यूजर्स आ रहा है, क्योंकि मिलियंस ऑफ यूजर आते हैं, तो उनके सर्वर भी उस हिसाब से रखते हैं कि हिटिंग हो तो ये ना कि बैक जाए या एक्सेस ही ना अटक जाए। तो इसीलिए वो चीज़ें उन सर्वर्स को और डेटाबेस को इतना कॉम्प्लेक्स नहीं रखते कि इजीली हैंडल हो जाए। और UI का बेसिकली क्या होता है, UI पे उनके वो लोग उतना उस पर ध्यान नहीं देते, क्योंकि UI पे अगर वो UI का अगर मैटर का है तो UI के लिए तो पहली बात तो जब भी कंपनी कोई प्रोजेक्ट देती है, मतलब इंडियन कंपनी ने गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे प्रोजेक्ट कराए जिसमें UI बहुत अच्छी है। जैसे आपका रेलवे की वेबसाइट देख लीजिए, इनकी वेबसाइट बहुत अच्छी है। तो ये UI पे काम कराते हैं, लेकिन UI का क्या होता है, लंबा काम होता है। उसमें UI पहले आपको बनवानी पड़ेगी, पास होगी, फिर UI के पैरामीटर सेट होंगे, फिर UI जब पास पूरी तरह क्लियर हो जाएगी तब बैकएंड पे काम होता है, तब बैकएंड में फ्रंट एंड पार्ट होता है, फिर पूरी प्रॉपर टेस्टिंग होगी। फिर टेस्टिंग अपने से हो गई तो हमने टेस्टिंग कर ली, इसका कोई मतलब नहीं था। अब वो टेस्टिंग करेंगे और फिर उतना लोड दिया जाएगा सॉफ्टवेयर पे, तब वो। तो इसीलिए गवर्नमेंट का क्या होता है कि उनका काम थोड़ा सा लेंथी होता है और बैकएंड पे ज़्यादा फोकस करते हैं। UI जो है वो उतना कर देते हैं जिस यूजर को दिख जाए कर ले काम को, ज़्यादातर इन्फॉर्मेटिकल चीज़ें डालते हैं। हाँ सही, एकदम सही है। हाँ मतलब उसमें कोई ऐसा ग्राफिक डिजाइन ये नहीं होती, मेनली फोकस बैकएंड पे होता है, जैसे अलग अलग वेबसाइट्स हैं जितनी भी हैं। अमित सर मैं बहुत बहुत थैंक यू आपका कि आप पॉडकास्ट पे और आपने इतनी इन्फॉर्मेशन, इतनी कीमती इन्फॉर्मेशन जो आपने इतने अपने एक्सपीरियंस से सीखी है वो दी। बस मैं लास्ट में जितने भी हमारे जो लोग हैं यूनिवर्सिटी में या 12th में अभी होंगे या जो भी अलग अलग लोग जो है वो अभी वेब डेवलपमेंट में आना चाह रहे हैं, नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से जो भी कुछ है, आप उनको लास्ट में क्या टिप्स देना चाहेंगे अगर वो वेब डेवलपमेंट में आना चाहते हैं? प्लीज़ आप उनको बस दे दें, फिर हम रैप अप करते हैं वीडियो। देखिए वेब डेवलपमेंट में अगर आपको पहले आना है तो पहले तो आपको बेसिक HTML CSS जावास्क्रिप्ट ये आना चाहिए, आपके लिए कंपलसरी है। फिर आप छोटे छोटे प्रोजेक्ट बनाए, छोटे छोटे फॉर्म्स बनाए, इससे आपका UI क्लियर हो जाएगा। और UI में और अच्छा बनाना है तो आप इनवाइसेस होती हैं कंपनी के अलग अलग इनवाइसेस, उसको डिज़ाइन करिए, उसमें HTML CSS लगाइए, बस तब होता है। उसके बाद आप किसी फ्रेमवर्क पे जैसे जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क, आप रिएक्ट, व्यू ये यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपको इजीली चीज़ें अच्छे, क्योंकि आपको मार्केट के हिसाब से चलना है तो आपको रेट पढ़ना पड़ेगा। फिर उसके बाद अगर आपने कहा नहीं हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आना है तो इसके लिए आपको पाइथन पहले रिक्वायर्ड है, पाइथन आपको पढ़ना पड़ेगा। पाइथन में भी अगर डेवलपमेंट में जाना है तो जेंगो फ्लास्क यूज़ करते हैं। हमारे यहाँ ज़्यादातर जेंगो फ्लास्क पे काम होता है सबसे मोस्टली, वैसे जेंगो पे ही काम होता है जी। कह रहे जेंगो क्यों यूज़ करें, उसका भी रीज़न है। जेंगो इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि वो हैवी डेटाबेस जो होते हैं उसको हैंडल आसानी से कर लेता है, उसमें डिबगर भी आसानी से हो जाता है और प्रॉब्लम भी जल्दी रेक्टिफाई हो जाती है। लेकिन और किसी से PHP फ्रेमवर्क इन सब में तो आपको थोड़ा सा आपको लॉजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा सा उसमें दिक्कत होगी आपको। इसलिए अगर आपको अब
ये फ़ायदा कि आप पाइथन पढ़ लेंगे तो जेंगो पढ़ लेंगे तो पाइथन से आपका रिएक्ट आपको पाइथन के साथ साथ आप एआई भी सीख सकते हैं। सही। तो इससे आपको बेनिफिट होगा कि 2 फ्रेमवर्क आपको एक बार में आ जाएंगे। तो इसलिए हम कहेंगे आपको जानना है तो जेएस में रिएक्ट पढ़ लीजिए और एआई में जाना है तो पाइथन, ये आपका फ्रेमवर्क। सही। तो ये आपका तीसरी स्टेप में आप डेवलपर की कैटेगरी में आ जाएंगे आराम से, आप सीख सकते हैं। सही। अमित सर बहुत थैंक यू आपको, और जितने भी आप लोग सुन रहे हैं, मतलब मैं बहुत ही कुछ आज मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, और जितने भी लोग सुनोगे मैं उम्मीद करता हूँ उन लोगों को भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अमित सर की बहुत सारी टीचिंग्स जो है हमने इस वीडियो में ली, जिसमें उन्होंने ओटीपी के बारे में बताया, उन्होंने गवर्नमेंट की यूआई के बारे में बताया, उन्होंने वेब डेवलपमेंट के रोड मैप के बारे में बताया, अपने 8 साल के एक्सपीरियंस को एक वीडियो में कवर कर दिया। तो आप सारे के सारे जितने भी लोग सुन रहे हैं इसके ऊपर एक्शन ले, एक्शन परफॉर्म करें, और मेहनत तो करना जरूरी है। देखिए अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो चीज़ें जो है वो उस तरीके से पेश नहीं आएंगी। पहले दिन आपको बहुत कुछ नहीं आएगा, लेकिन हाँ हर दिन जो गुजरेगा वो आपको कुछ ना कुछ जरूर सिखाएगा। याद रखिए कि चीज़ें जो है वो इनिशिएटिव मांगती हैं, वो हार्डवर्क मांगती है, वो मोटिवेशन मांगती है, और वो जो चीज़ है वो बहुत ज़रूरी है। अमित सर आपका बहुत शुक्रिया कि आप आए, फिर से मैं एक बार थैंक यू करना चाहूँगा आपका। और जितने भी लोग सुन रहे हैं आप लोग कमेंट में बताइए कि आप किस टाइप की वीडियोस और चाहते हैं, किस टेक्नोलॉजी भी आप और वीडियोस चाहते हैं, हम उस पर जरूर बनाएंगे। और याद रखिए जो मैं हमेशा कहता हूँ, मैं फिर से कहूँगा कि तू नहीं है, बस वही हुई है। खुदा को याद करो यार, खुदा को याद करो। खुदा हाफिज़।